हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स अड्डा। चलिए 24 जून 2021 के द हिंदू एडिटोरियल को एनालाइज करते हैं। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आ रखे हैं द हिंदू में, तो आज हम 5 आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहला है इंगेज ईरान। यहाँ पे ईरान और यूएस के बीच में फ़िलहाल कुछ टेंशन्स चल रही हैं, उसको डिस्कस किया हुआ है। और उस टेंशन्स को हटाकर और जो न्यूक्लियर डील होनी है ईरान और यूएस के बीच में, उसको फोकस में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड आर्टिकल है द कश्मीर आउटरीच एंड द अफ़गान स्टॉर्म। तो फ़िलहाल कश्मीर के पॉलिटिशियंस के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट और जो ये पॉलिटिशियंस हैं इनके बीच में एक मीटिंग होनी है, जो कि आज ही होनी है। तो यहाँ पे राइटर ये बता रहे हैं कि जो मीटिंग के एजेंडाज होंगे या ये मीटिंग क्यों रखी गई है, इसके पीछे इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों रीजंस हैं। तो क्या है, हम यहाँ डिटेल में देखेंगे इस आर्टिकल में। थर्ड है द जेंडर टेक्नोलॉजी गैप हैज़ टू एंड। तो फ़िलहाल की जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी तक एक्सेस जो है वो, उसमें भी एक जेंडर गैप है। साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से यूज़ होता है या टेक्नोलॉजी को जिस तरीके से बनाया गया है, वहाँ पे भी हम एक जेंडर गैप देख सकते हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। नेक्स्ट है ब्लेंडेड लर्निंग वोंट वर्क। एंड लास्ट यहाँ पे जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अ यूनिफाइंग इफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से, जो कि है इंगेज ईरान। देखिए फ़िलहाल हुआ क्या है कि यूएस के द्वारा ईरान से जो लिंक्ड कई सारी वेबसाइट्स हैं जिनको ब्लॉक कर दिया गया है। और इसके पीछे जो रीज़न बताया जा रहा है यूएस के द्वारा वो ये है कि इन साइट्स के द्वारा डिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया जा रहा था। और इसमें ईरान की एक स्टेट ओन्ड प्रेस टीवी भी है। तो और साथ ही साथ देखो यहाँ पे फ़िलहाल ईरान में इलेक्शन हुए थे, जहाँ पे रिज़ाइन में चेंज आया है और अब वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो मिस्टर राइसी बने हैं। और इनके ऊपर यूएस के द्वारा ऑलरेडी सैंक्शंस इम्पोज किए गए हैं, जो कि क्यों हैं, किस रीज़न से हैं। तो ये बताया जाता है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को एग्जीक्यूट करने में और उनके उनके राइट्स जो है उनको वायलेट करने में इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। और इस वजह से यूएस ने इन पर सैंक्शंस लगाए हैं। और अब जब यूएस के द्वारा ये सैंक्शंस इम्पोज किए गए हैं तो ईरान ने भी रिस्पांस दिखाया है और ये बोला है कि यूएस का जो ये मूव है वो फ्री स्पीच को ख़त्म करने का एक तरीका है, फ्री स्पीच को मज़िल करने का एक यहाँ पे तरीका है यूएस के द्वारा जो अपनाया गया है। अब इस तरीके का एक मूव 2018 में भी लिया गया था, जो ईरान की एक न्यूज़ एजेंसी है जो कि है फार्स, FARS, उसको भी ब्लॉक कर दिया गया था यूएस के द्वारा। तो फिर उसने क्या किया कि अपने डोमेन में चेंज किया और फिर ईरान में ही अपने आप को वो वापस से एक्टिव हो गए ये। ठीक है, अब इसके बाद देखो राइटर ये कहते हैं कि अगर ये जो डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है तो इसको फ़ाइट करने के दूसरे तरीके भी हैं हमारे पास। ज़रूरी नहीं है कि इसको ब्लॉक कर दें या हार्शल नॉर्म्स अपनाएं। इस तरीके से नॉर्म से क्या होगा कि ईरान प्रवोक होगा और ईरान और यूएस के बीच में जो न्यूक्लियर डील होनी है उसमें बहुत सारी अड़चनें आएंगी। तो ज़रूरी था कि इसको इस तरीके से टैकल किया जाता जिससे कि ईरान प्रवोक ना होता। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता था कि डिस इन्फॉर्मेशन को फ़ाइट करने के लिए आप इन्फॉर्मेशन को प्रमोट करें, जो सही तरीके से जो इन्फॉर्मेशन होती है आप उसको प्रमोट करें और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को आप स्ट्रेंथन करें, बढ़ावा दें। और इस तरीके से जो डिस इन्फॉर्मेशन है या मिस इन्फॉर्मेशन है उसको फ़ाइट किया जा सकता है, बजाय इसके कि हम साइट्स को ब्लॉक करें या हार्शल नॉर्म्स को अपनाएं। अब यहाँ पे देखो कि ईरान और यूएस के बीच में ये कोशिश जारी है कि न्यूक्लियर डील को वापस से साइन किया जा सके और इसके रिगार्डिंग मीटिंग्स भी हुई हैं और फेथ भी एक्सप्रेस किया गया है कि हाँ ये एक फ़ाइनल रिज़ल्ट पे पहुंच सकता है और इस न्यूक्लियर डील को रिवाइव किया जा सकता है। तो देखो जब यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे तब इन्होंने क्या किया था कि ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील साइन हुई थी उससे यूएस ने अपने आप को हटा लिया था और मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था और ये कोशिश करी थी कि ईरान पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर सके। पर वो पॉलिसी फेल हो गई और अब जो मिस्टर बाइडेन है वो इस पॉलिसी को रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि पहली बात तो ईरान और यूएस के बीच में न्यूक्लियर डील साइन की जा सकेगी और दूसरा जो ईरान वापस जो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रिवाइव कर रहा है और न्यूक्लियर आर्सेनल को हो सकता है कि वो ऑब्टेन करने की कोशिश करे, तो इस प्रोग्राम को यहाँ पे ख़त्म किया जा सकता है।
अगर न्यूक्लियर डील को रिवाइव किया जाता है तो। पर यहाँ पे देखो मेन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है ईरान चाहता है कि यूएस इनिशिएटिव ले, पहले वो न्यूक्लियर डील साइन करे, उसके बाद ही हम अपने प्रोग्राम को बंद करेंगे। पर यूएस चाहता है कि पहले ईरान अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो चला रहा है उसको बंद करे, उसके बाद ही न्यूक्लियर डील साइन हो। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम मेन है कि कौन पहले शुरुआत करे। दोनों चाहते हैं कि जो सामने वाली पार्टी है वो पहले यहाँ पे शुरू करे। और ऐसे में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी कहा है कि जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको भी डिस्कस किया जाए, और वहाँ के प्रेसिडेंट ने इसको साफ मना कर दिया है। अब देखो ईरान भी एक सॉवरेन स्टेट है और वो अपनी कैपेसिटी में क्या करता है क्या नहीं करता है, तो उस क्योंकि वो सॉवरेन है तो अपने वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकता है। हर चीज़ के लिए उसे यूएस या दूसरी कंट्रीज़ की इजाज़त लेनी ज़रूरी नहीं है, या उनसे अपनी पॉलिसीज़ को डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे राइटर यही कह रहे हैं कि यहाँ पे यूएस को बहुत ज़्यादा हार्शर नॉर्म्स नहीं अपनाने चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को साइन किया जा सके, तभी ये विन विन सिचुएशन होगी दोनों के लिए। क्योंकि अगर ये सैंक्शंस इम्पोज किए जाते हैं तो इससे ईरान के जो लोग हैं वो तो परेशान हो ही रहे हैं इस सैंक्शन के द्वारा। पर साथ ही साथ यहाँ पे जो ईरान है उसने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्टिव कर लिया है, और कुछ समय में ऐसा भी हो सकता है कि ये न्यूक्लियर आर्सेनल हासिल कर ले। तो ऐसे में अगर हमें रोकना है ईरान इस तरीके की जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको ना ऑब्टेन कर पाए, तो ज़रूरी है कि न्यूक्लियर डील को रिवाइव किया जाए और एक नॉर्मल तरीके से रिलेशन चलाया जाए ईरान के साथ। और साथ ही साथ जो सैंक्शंस लगाए गए हैं ईरान पे, जो कि ईरान की इकॉनमी को तो तबाह कर ही रही है, वहाँ पे एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को भी जन्म दे रही है, तो उसको रोका जा सके इस डील के द्वारा। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड आर्टिकल की तरफ, जो कि है द कश्मीर आउटरीच एंड द अफगान स्टॉर्म। अब यहाँ पे देखो राइटर क्या कहते हैं, द गवर्नमेंट्स J&K moves may be part of a more complex regional game involving India's security interest। यानी फ़िलहाल जो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो जम्मू कश्मीर की जो पार्टीज़ हैं, जो वहाँ के लीडर्स हैं, उनसे बात की जाए, एक मीटिंग बुलाई जाए। तो राइटर कह रहे हैं ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स मूव है और यहाँ पे रीजनल गेम्स इन्वॉल्व हैं, ना सिर्फ इंडिया के अंदर की चीज़ें बल्कि आसपास जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, ये सारे इश्यूज़ यहाँ पे मिले जुले हुए हैं और इसी एजेंडा के तहत ये मीटिंग बुलाई गई है। तो देखो 5 अगस्त 2019 में इंडिया ने जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था आर्टिकल 370 के तहत उसको एब्रोगेट कर दिया था, और जो स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर का उसको बाइफरकेट करके जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज़ बनाई गई थी। अब इसके पीछे एम क्या था, तो एम सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बताया कि जो वायलेंस है जम्मू एंड कश्मीर में उसको ख़त्म किया जा सके, जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट को और इन्वेस्टमेंट को लाया जा सके, इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे कि वहाँ पे भी प्रॉस्पेरिटी लाई जा सके। साथ ही साथ जो एरियाज़ पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाइड है, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, या फिर वो एरिया जो कि चाइना के द्वारा ऑक्यूपाइड है, जिसको हम अक्साई चिन कहते हैं, उसको भी हम वापस रिक्लेम कर सकें। और वहाँ पे और साथ ही साथ ये भी था कि जम्मू एंड कश्मीर में जो पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ हैं, मतलब एक ही वंश है जो शासन किए जा रहा है, उसको ख़त्म करना। और ये सारे वो रीजंस थे जिस वजह से जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही थी, वो बैकवर्ड स्टेट में बना हुआ था। तो इसको ख़त्म करके वहाँ की हालत को सुधारने के प्रयास किए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यानी ये सारे एम्स थे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के पीछे ये सारे रीजंस बताए गए हैं। अब देखो राइटर का ये व्यू है यहाँ पे कि इसको एब्रोगेट किए हुए सिर्फ 2 साल ही हुए हैं और पिछले 1.5 साल से तो हम पैंडेमिक की सिचुएशन से ही सफ़र कर रहे हैं। तो इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो सही है नहीं है, मतलब जो इसके पीछे एम्स बताए गए थे उसको हम कितना अचीव कर पा रहे हैं उसको सही तरीके से तो नहीं हम देख सकते हैं। पर फिर भी यहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ फेलियर है कि जो भी इनके ऑब्जेक्टिव्स थे उसको वो सही तरीके से उसकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। अब देखो ये माना जाता है कि पिछले 2 सालों से कश्मीर में वायलेंस काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, जो इंसिडेंट्स थे टेररिज्म के वो काफ़ी कम हो गए हैं। पर ये क्यों हुए हैं, तो उसके पीछे रीज़न बताते हैं राइटर कि वहाँ पे 5000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है
और इंटरनेट शटडाउन वहाँ पे किया गया था, जो कि लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन के लिए था किसी भी डेमोक्रेसी में, जो कि 213 दिनों के लिए लगाया गया था। तो इस तरीके से जो वहाँ पे हार्शर नॉर्म्स अपनाए गए थे, उस नॉर्म की वजह से वहाँ पे जो वायलेंस है वो कम हुआ है, ना कि ऐसा है कि वहाँ पे फ्रीडम दिया गया और लोग बड़ी शांति से रह रहे हैं। तो वहाँ पे स्ट्रिक्टर नॉर्म्स अपनाए गए हैं, और इस नॉर्म्स की वजह से जो वहाँ पे ये इम्पोज किया गया है ना कि लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया, इसके हार्शर कॉन्सिक्वेंसेस भी हमने देखे हैं। क्योंकि किसी भी, अगर आप इंटरनेट शट डाउन करते हो कहीं पे भी, तो उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट होंगे ही होंगे। वहाँ पे स्कूल है, जो एजुकेशन है, वहाँ वो सफ़र हुई है इससे। जो बिजनेसेस हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो रिलाई करते हैं इंटरनेट के ऊपर, बहुत सारे हैं ऐसे आजकल के टाइम में तो, और वहाँ पे बहुत तगड़ा इम्पैक्ट आया है। यानी कि वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है, इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस उन पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा नेगेटिवली आए हैं, और जिसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया गया है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे एक तो ये हो गया जो उन्होंने डिस्कस किया कि जो वहाँ के हालात हैं उसके उस वजह से हो सकता है कि कश्मीर के लीडर्स और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में मीटिंग हो रही हो। इसके अलावा ये तो इंटरनल प्रॉब्लम्स हो गई, लेकिन कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि बॉर्डर इश्यूज़ हैं। अब बॉर्डर इशू में हम देख रहे हैं कि जो अमित शाह हैं हमारे होम मिनिस्टर, उनका कहना ये है कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है या फिर अक्साई चिन है जो कि चाइना के कब्ज़े में है, हम उसको वापस लेना चाहेंगे, लेने की कोशिश करेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना सेक्रीफाइस करनी पड़े। पर फिलहाल हम जो देख रहे हैं ना, अप्रैल 2020 से जो हालात बने हुए हैं LAC पे, वो कुछ और ही बताते हैं। हालात बहुत ख़राब है, और ऐसे में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेना या अक्साई चिन को भी वापस लेना बहुत कठिन है, यहाँ पे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के बराबर है। अब देखो यहाँ पे जो इंडियन आर्मी चीफ़ है, उनका भी ये कहना है कि फ़िलहाल की अगर हम कुछ भी सिचुएशन हम देखते हैं, क्योंकि देखो चाइना एंड पाकिस्तान दोनों हम कह सकते हैं एलाय हैं, और अगर किसी एक फ्रंट पे भी प्रॉब्लम होती है तो दूसरा फ्रंट अपने आप ही एक्टिव हो जाएगा, और हमें हो सकता है 2 फ्रंट वॉर की सिचुएशन को झेलना पड़ जाए, और ऐसे में हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अब देखो पाकिस्तान और चाइना का 2 फ्रंट वॉर तो है ही, इसके साथ एक प्रॉब्लम और हमारे सामने आ खड़ी हुई है, वो ये है कि जो अफ़गानिस्तान है वहाँ से US अपने ट्रूप्स को वापस बुला रहा है। अब ऐसे में होगा क्या कि क्योंकि वहाँ से US के ट्रूप्स चले जाएंगे, और जो तालिबान है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है अफ़गानिस्तान में, और हो सकता है कि गवर्नमेंट में एक बहुत बड़ा रोल तालिबान का हो। और तालिबान एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, अपने सिविलियंस को राइट तो वो बिल्कुल नहीं देगा। तो ऐसे में हमारे लिए एक तीसरी प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि तालिबान काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे, और वो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल से काफ़ी दूर है। तो ऐसे में अब हमारे सामने जो सिचुएशंस है वो काफ़ी ख़राब आने वाली हैं। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि अब देखो गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है कि वहाँ के लीडर के साथ इंगेज किया जाए, तो इसको ये बताया जा रहा है नया कश्मीर, और इसके तहत गवर्नमेंट का जो भी प्लान है वो बनाया गया है। पर राइटर कह रहे हैं कि इस नए प्लान में या इस नई कश्मीर की जो पॉलिसी है इसमें कुछ भी नया नहीं है, सारी चीज़ें पहले की तरह ही की जा रही हैं। और जम्मू कश्मीर की अलग अलग पार्टी ने जो मिलकर अलायंस बनाया था, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नाम दिया गया है गुपकर गैंग। उन्होंने बताया था अलायंस, पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसको नाम दे दिया गया है गुपकर गैंग, जो कि होम मिनिस्टर ने इसको रेफ़र किया था। ठीक है, तो और साथ ही साथ हम देख ही रहे हैं पिछले कुछ समय से कि अक्सर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को बाईपास करते हुए जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर्स हैं या फिर वहाँ पे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको डायरेक्ट अप्रोच करती है, उनके द्वारा उनसे मीटिंग्स की जाती हैं। तो ऐसे में किसी स्टेट गवर्नमेंट को बाईपास करके वहाँ के उन ऑफिसर से बात करना जो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये गलत है कहीं ना कहीं, और फेडरलिज्म के कैरेक्टर को जो हमारी कंट्री का है उसको ये वायलेट करते हैं, उसको कमज़ोर करते हैं। अब देखो जो ये आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन है, ये होना तो इंटरनल इशू चाहिए था, क्योंकि हम अपनी कंट्री के अंदर किसी स्टेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं या मर्ज कर रहे हैं या बाउंड्री को चेंज कर रहे हैं, वो हमारा इंटरनल मैटर होना चाहिए। पर ये इशू इंटरनल रह नहीं गया है,
क्यों नहीं रहा है, क्या ऐसा है कि हम ये कह रहे हैं कि ये मैटर इंटरनल नहीं रह गया है? इसके पीछे रीज़न ये है कि इस इशू को, यानी जम्मू एंड कश्मीर में जो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है, इसको यूएस के कांग्रेस में डिस्कस किया गया है, यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया है, यूरोपियन यूनियन में डिस्कस किया गया है, और साथ ही साथ जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी इसको डिस्कस किया गया है। तो अगर हमारे कंट्री के अंदर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं और वो अलग अलग कंट्रीज़ की पार्लियामेंट में, वहाँ के कांग्रेस में अगर इस पे डिस्कशन चल रहा है और उनके कुछ हमें वो अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर रहे हैं इस मुद्दे पे, तो ये इंटरनल मैटर नहीं रह गया है देखा जाए तो। अब ऐसे में हमने भी क्या गलती करी है कि हमने अलग अलग जो डेलीगेशंस है यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के, या फिर एम्बेसडर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, डिप्लोमेट्स हैं, उनको भी बुलाया है अपनी वैलीज़ में, और उनके द्वारा भी हमने जो अपने मूव है उसको वैलिडेट कराने की कोशिश करी है। तो ये हमारी गवर्नमेंट के द्वारा भी एक गलत मूव था कि हम अपनी कंट्री के अंदर जो भी कर रहे हैं वो हमारा इंटरनल इशू है, उसे हमें खुद से हैंडल करना होगा, उसे किसी दूसरी कंट्री से अप्रूवल लेने की हमें ज़रूरत थी नहीं। तो ऐसे में देखा जाए कि जो इशू है अब इंटरनल नहीं रह गया है। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये जो मुद्दा है लास्ट 1971 में डिस्कस किया गया था कश्मीर का, उसके बाद अब जाके ये जो मुद्दा है वापस से डिस्कस किया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और 3 बार ये मुद्दा डिस्कस किया गया है। तो इन सभी से हम देख पा रहे हैं कि ये जो मैटर था, जो इंटरनल होना चाहिए था, वो इंटरनल नहीं रह गया है। अब इसके बाद देखो, जैसे ही हमारी चाइना के साथ प्रॉब्लम्स शुरू हुई, तो पाकिस्तान के साथ तो हमारी हमेशा से प्रॉब्लम रही ही हैं। तो अब हमने एक बैक डोर से ये कोशिश करी कि पाकिस्तान के साथ चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं, जिससे कि हम 2 फ्रंट के वॉर का सामना हम ना करें, चीज़ें नॉर्मलाइज कर लें। पाकिस्तान का भी आर्टिकल 370 के अगेंस्ट एक काफ़ी कड़ा स्टैंड था, और उन्होंने ये कहा था कि इंडिया से हम तब तक कोई बातचीत नहीं करेंगे जब तक कि वो आर्टिकल 370 को हटा नहीं, मतलब जो भी उन्होंने चेंजेस किए हैं कश्मीर में, वो वापस की स्थिति को जब तक नहीं ले आएंगे तब तक हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे। पर बैकडोर चैनल्स अपनाए गए, अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा यहाँ पर मीडिएशन किया गया, और फाइनली इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बातचीत करी और सीज़ फायर इनके बीच में अग्रीमेंट हुआ। साथ ही साथ हमारा स्टैंड ये था पहले कि हम तालिबान, जो अफ़गानिस्तान में जो भी पीस टॉक चल रही हैं, उसमें हम तालिबान से इंगेज नहीं करेंगे। हम या तो वहाँ की गवर्नमेंट से इंगेज करेंगे, या फिर यूएस के द्वारा जो भी टॉक्स चल रही हैं वहाँ पे पीस टॉक्स, हम उसमें अगर शामिल होंगे तो हमारे लिए जो तालिबान ग्रुप है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, हम उससे किसी तरह की कोई भी इंगेजमेंट नहीं करेंगे। पर अब ये भी देख रहे हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो तालिबान के साथ भी यहाँ पे इंगेज करने की कोशिश कर रही है, और बातचीत हो रही है तालिबान के द्वारा भी, जो कि एक, अगर हम प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक अच्छा मूव है, क्योंकि अब वहाँ से अफ़गानिस्तान का जो भी प्लेस है वहाँ से यूएस की ट्रूप्स तो चली जाएंगी, और वहाँ पे अब पावर में क्या तालिबान रहेगा या नहीं रहेगा, तो ऐसा माना जा रहा है क्योंकि तालिबान अब इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो पावर में तालिबान रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे में हम तालिबान के साथ ये सोचकर कि भाई वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और उसके साथ हम इंगेज ना करें, तो ये प्रैक्टिकली एक अच्छा मूव नहीं होगा। इस तरीके से अफ़गानिस्तान जो है पाकिस्तान के करीब पहुंच जाएगा, और हमारे साथ तीनों तरह से प्रॉब्लम आ जाएंगी, चाइना भी, अफ़गानिस्तान भी, पाकिस्तान भी। तो ऐसे में हमें तीनों से एक साथ फाइट करना, या तीनों से जब प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही है उसको हमें अकेले फेस करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे में अगर हम तालिबान से भी बात कर रहे हैं तो एक अच्छा मूव है, और हो सकता है इसके थ्रू कहीं ना कहीं हम अपनी पॉलिसीज़ को अच्छा कर सकें, और हम जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते थे फ्यूचर में उसको कहीं ना कहीं हम अभी से ही टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस प्रॉब्लम को अराइज होने से भी रोक रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो, यही कहा जा रहा है कि ये जो कश्मीर का मुद्दा है इसको डिस्कस करके हम बहुत सारी हम जो इंटरनल एंड जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक अच्छा मूव कहा जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फाइनली देखो क्या डिस्कस होता है वो कल तक हमें पता ही चल जाएगा, क्योंकि आज मीटिंग हो रही है, तो फाइनली इसमें क्या डिस्कशन हुआ, क्या एजेंडाज थे, क्या कंक्लूजन निकला, तो वो हम इसको कल परसों जब भी आर्टिकल आएगा तो आगे डिस्कस कर लेंगे। चलते हैं हमारे थर्ड आर्टिकल की तरफ, जो कि है द जेंडर टेक्नोलॉजी गैप हैज़ टू एंड। तो देखिए, फ़िलहाल जो पैंडमिक की सिचुएशन है
उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब सारी चीज़ें बंद कर दी गई, लॉकडाउन अप्लाई कर दिया गया, ऑफलाइन में जो भी चीज़ें चल रही थी वो सब बंद कर दिए गए। तो इसको टैकल करने के लिए हमने ऑनलाइन मोड में चीज़ें शुरू करी, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे हमें डॉक्टर की सर्विसेज लेनी है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ जो पहले ऑफलाइन की जाती थी अब उसको ऑनलाइन मोड में शुरू कर दिया गया। पर इसके साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी शुरू हुई। अब वो प्रॉब्लम क्या है, वो है डिजिटल डिवाइड, या फिर हम टेक्नोलॉजी में हम गैप देखें, वो देख सकते हैं रूरल या अर्बन एरिया में, या फिर जेंडर गैप भी देख सकते हैं, मेल एंड फीमेल के बीच में गैप। तो देखो यहाँ पे ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस के द्वारा ये एक एस्टिमेट बताया गया है जहाँ पे 319 मिलियन विमेन हैं जो कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज से बिलोंग करती हैं और उनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। 390 मिलियन विमेन हैं लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज से जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, और ये नंबर बहुत ज़्यादा है। अगर हम एशिया की बात करें तो यहाँ पे 65% वुमेन्स ऐसी हैं जिनके पास मोबाइल का एक्सेस है। अब ऐसे में अगर हम इंडिया की बात करें तो वो वुमेन्स जो कि इंटरनेट का यूज़ करती हैं वो है सिर्फ और सिर्फ 14.9%। तो ऐसे में अगर हम देख रहे हैं कि गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है कि सिर्फ 14.9% वुमेन है वो इंटरनेट को यूज़ कर पा रही हैं। अब ऐसे में मेल और फीमेल के बीच में अगर हम गैप देखें तो डेटा बताता है कि 17% ज़्यादा मेन हैं वुमेन के कंपैरिजन में जो कि अभी उन्होंने वैक्सीनेशन ली है। अब इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, तो इसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इस टेक्नोलॉजी तक एक्सेस या फिर इस टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज विमेंस को कम हो और मेन को ज़्यादा हो। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी तक एक्सेस भी और उसके बारे में अवेयरनेस एंड नॉलेज में भी एक जेंडर गैप देखा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी का गैप है वो कहीं ना कहीं जेंडर डिस्पैरिटी को ला रहा है और इक्वालिटी को ख़त्म कर रहा है। अब हमारा एक पैट्रियार्कल माइंडसेट है जो कि ये बताता है, कहीं ना कहीं उसका माइंडसेट ये है कि अगर हम जो फीमेल्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनको भी एक्सेस प्रोवाइड करेंगे मोबाइल या इंटरनेट का, तो इससे क्या होगा कि ये चैलेंज करेंगे पैट्रियार्कल सिस्टम को और ये भी पावरफुल होना चाहेंगे। और कोई भी ग्रुप जो पावरफुल है वो अपनी पावर को, अपनी सत्ता को कभी भी छोड़ना नहीं चाहता है। तो इसलिए ये माना जाता है कि जो फीमेल्स हैं उन तक जो टेक्नोलॉजी है या इंटरनेट है वो उसका एक्सेस ना आ पाए। और दूसरा ये भी मानना है कि अगर मोबाइल या फिर इंटरनेट की सर्विसेज वुमेंस तक होगी तो उनका हैरेसमेंट भी बढ़ जाएगा। ये डेंजर पोज करेगा वुमेंस के लिए, क्योंकि इसके थ्रू उन जो वुमेंस हैं उनका हैरेसमेंट किया जा सकता है। तो ये सारे रीजंस हैं जिस वजह से वुमेंस की जो एक्सेसिबिलिटी है इस टेक्नोलॉजी तक या मोबाइल तक या जो इंटरनेट का एक्सेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, लिमिट कर दिया गया है। अब क्योंकि ये लिमिटेशंस है वुमेन के सामने, तो अब ये जो पैंडेमिक की सिचुएशन अराइज हुई तो उसके बारे में जो सही इन्फॉर्मेशन है वो वुमेन्स तक नहीं पहुंच सकी। उसकी सही जानकारी मेन में जितनी पहुंची है उतनी वुमेन में नहीं पहुंच पाई है, और उसका रीज़न यही बताया जा रहा है क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी का अभाव है। अब यहाँ पे राइटर ये कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म गोज़ बियॉन्ड द राइट्स ऑफ वुमेन, यानी जो वुमेन का राइट है और जो फेमिनिज्म का कंसेप्ट है ये दोनों डिफरेंट चीज़ हैं। और जो ये कंसेप्ट ऑफ फेमिनिज्म है ये अपने आप में इंक्लूड करता है, इसमें क्या क्या शामिल है, इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिक, ट्रांसपेरेंट, इगैलिटेरियन और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सभी इंक्लूड हो, चाहे उनका जेंडर कुछ भी हो, सभी के पास डेमोक्रेटिक राइट्स हो, सभी ट्रांसपेरेंट तरीके से अपनी लाइफ को जिए, सभी राइट्स उन्हें मिल पाएँ, और इगैलिटेरियन सिस्टम हो, इगैलिटेरियन सोसाइटी हो, और जो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिल रही हैं वो सभी को मिले इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। वो मेल है फीमेल है वो यहाँ पे मायने नहीं रखना चाहिए। तो फेमिनिज्म का कंसेप्ट बेस्ड है इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे। यहाँ पे ये नहीं कहा जाता है कि महिलाओं का ये अधिकार है, महिलाओं के पास ये होना चाहिए। ये बेस्ड है इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे, जहाँ पे ये कहा जाता है कि इस यूनिवर्स में जितने भी पर्सन्स हैं, चाहे वो फीमेल हैं या मेल हैं, सभी के पास इक्वालिटी होनी चाहिए हर चीज़ में, अपॉर्चुनिटीज़ में, एक्सेस में, नॉलेज में, हर चीज़ में। तो अब यहाँ पे देखो, फेमिनिस्ट टेक्नोलॉजी जिसको हम फेमटेक भी कहते हैं, एक अप्रोच है टू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन दैट इज़ इंक्लूसिव,
informed and responsive to the entire community with all its diversity। तो यहाँ पे बढ़ावा दिए जाने की बात की जा रही है फेमिनिस्ट टेक्नोलॉजी को। तो अब यहाँ पे और देखो आगे कि यूएन के द्वारा यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं। हालांकि देखो ये जो राइटर हैं इस आर्टिकल के, वो जो यूनाइटेड नेशंस है उसके वुमेन एशिया एंड पैसिफिक के हेड हैं। तो ये यूएन में क्या क्या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, वो यहाँ पे बता रहे हैं कि यूएन वुमेन के द्वारा एनकरेज किया जा रहा है कि वो कंपनीज साइन करें और ऐसे प्रिंसिपल और ऐसे नॉर्म्स को अपनाएं जो कि इक्विटेबल फ्यूचर को बढ़ावा दे, यानी वहाँ पे मेल एंड फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ और इस तरीके से जो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको स्ट्रेंथन करने की यहाँ पे बात की जा रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस की जा रही है जो कि है जनरेशन इक्वालिटी फोरम। और इस फोरम का गोल है कि जो नंबर ऑफ़ वेमेंस हैं और गर्ल्स हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के फील्ड में वर्क कर रही हैं, फ़िलहाल के नंबर से उनके नंबर को डबल कर दिया जाए। और ये एम है कि बाय 2026 जो जेंडर डिजिटल डिवाइड है उसको कम किया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि जो डिजिटल लिटरेसी है वो यूनिवर्सल बन सके, यानी सभी तक ये जो डिजिटल लिटरेसी है वो पहुंच सके और जो ये डिवाइड है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की फील्ड में मेल एंड फीमेल के बीच में उसको ब्रिज किया जा सके, उसको कम किया जा सके। तो अब ऐसे में देखो डिजिटल एम्पावरमेंट प्रोग्राम एंड पार्टनरशिप चलाया गया था जिसका नाम दिया गया इक्वल्स। नाम है EQUALS। तो इक्वल्स प्रोग्राम चलाया गया था जिसमें कि ये बात की गई थी कि विमेन को भी बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि वो साइंस है, यानी वो फील्ड जो माना जाता है ना जहाँ पे फीमेल्स ज़्यादा काम नहीं करती हैं, जिनका वो जनरली उससे दूर रहती हैं, उन फील्ड तक भी वुमेंस की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। और ये कहा गया है जैसे साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, यहाँ पे भी फीमेल जो पार्टिसिपेशन है उसको काफ़ी हद तक बढ़ाया जाएगा इस प्रोग्राम के तहत जो कि है इक्वल्स। अब देखो राइटर के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि फ़िलहाल की हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं और जिस तरीके से हम डिफरेंट ऐप्स बनाई गई हैं, टेक्नोलॉजीज़ बनाई गई हैं, अलग अलग वेबसाइट्स हैं या वीडियो गेम्स हैं, ये हर चीज़ ऐसी बनाई गई हैं जो कि मेल पार्टिसिपेशन को काफ़ी हद तक बढ़ाती हैं पर फीमेल को इनको यूज़ करने को इंसेंटिवाइज़ नहीं करती हैं। तो ज़रूरत यहाँ पे ये है कि इस तरीके की ऐप्स या गेम्स या अलग अलग साइट्स इस तरीके की भी बनाई जानी चाहिए जो कि फ़ीमेल पार्टिसिपेशन को बढ़ाएं और उसको एनकरेज करें। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाता है और जो टेक्नोलॉजी तक जो एक्सेस है या अवेयरनेस है वहाँ पे जेंडर गैप को कम किया जाता है, तो ऐसे में जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनको जीडीपी में एक अच्छा खासा इंक्रीज़ होगा जो कि बताया जा रहा है कितना, $700 बिलियन का, और एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। यानी कि अगर हम ये जो डिजिटल डिवाइड है, जो जेंडर डिस्पैरिटी है उसको हम कम कर दें, उसको अगर हम उस गैप को ब्रिज कर दें तो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ जो है वहाँ पे जीडीपी में इंक्रीज़ आएगा बाय $700 बिलियन, और ये अगले 5 सालों में ये चेंज आएगा। तो इसलिए भी हम देखते हैं कि यहाँ पे विमेन जो फोर्स है वहाँ पे अवेयरनेस बढ़ाना और टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो ये जेंडर गैप है उसको कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है और फ़िलहाल की जो पैंडेमिक की सिचुएशन है उसने सब कुछ हमारे सामने ला के रख दिया है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो ज़रूरत यहाँ पे ये है कि जो प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसको हम कोशिश करें कि उन प्रॉब्लम्स को हम ख़त्म कर सकें, उसको सॉल्व करने के तरीके यहाँ पे लेकर आएँ और इस तरीके के एक सिस्टम बनाए जो कि इक्वल हो, डाइवर्स हो, सस्टेनेबल हो और जो एक्सेसिबिलिटी है या अवेयरनेस है वो हर तबके तक पहुंचाया जा सके, चाहे वो मेल है, फीमेल है, रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है। तो हमें ज़रूरत यहाँ पे ये है कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है हर एक फील्ड में उसको इन्हांस किया जा सके, उसको स्ट्रेंथन किया जा सके और उसको मजबूत बनाया जा सके। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो कि है ब्लेंडेड लर्निंग वोंट वर्क। तो देखो यहाँ पे गाइडलाइंस की बात की जा रही है जो कि यूजीसी के द्वारा जारी की गई है और उन्होंने ये कहा है कि
अब जो है वो 40% जो टीचिंग्स है वो ऑनलाइन मोड में और 60% टीचिंग जो है वो ऑफलाइन मोड में कराई जानी चाहिए। हालांकि अगर देखा जाए तो ये इनिशिएटिव कोई बुरा नहीं है, पर इस इनिशिएटिव को नाम दिया है ब्लेंडेड लर्निंग, क्योंकि यहाँ पे 40% चीज़ें ऑनलाइन कराई जाएंगी और 60% जो चीज़ें हैं वो ऑफलाइन कराई जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड को यहाँ पे साथ साथ में लाया जा रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया है ब्लेंडेड लर्निंग। पर राइटर कह रहे हैं कि यूजीसी की ये गाइडलाइंस तो बहुत अच्छी हैं, पर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उस प्रॉब्लम को जब तक दूर नहीं किया जाएगा तो इसके कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे। अब वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, देखो हमारे जो कॉलेजेस हैं वो, ये देखो एक सर्वे है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ये 2019-20 की रिपोर्ट है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं उनके 60.56% जो कॉलेजेस हैं वो लोकेटेड हैं रूरल एरियाज़ में, और उसमें से भी 78.6% ऐसे हैं जो प्राइवेटली मैनेज्ड हैं। तो अब ऐसे में देखो कि यहाँ पे तो अब देखो यहाँ पे अगर हमें ऑनलाइन मोड भी स्टार्ट करना है सभी कॉलेजेस में या इंस्टीट्यूशंस में, तो हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे खर्चा करना पड़ेगा, एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा इन मोड्स में, उन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने में जो फ़िलहाल हमारे इंस्टीट्यूशंस में नहीं है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में जो भी इन्वेस्टमेंट होनी है वो जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उन्हीं के द्वारा प्रोवाइड की जा सकती है, और कोई यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है। अब अगर हम देखें, एक देखो स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे दे रखा है जो कि है डेटा रिपोर्टर स्टैटिस्टिक्स। इंडिया में जो पेनिट्रेशन है इंटरनेट का वो सिर्फ और सिर्फ 45% है, और ये ओवरऑल इंडिया की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ रूरल इंडिया की बात हो रही है। तो ऐसे में जब इतना कम एक्सेस है इंटरनेट का, तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा कि अगर हमें इस जो गाइडलाइंस के तहत काम करना है तो यूजीसी का तो मानना है कि इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच के रिलेशन को स्ट्रेंथन करेगा और उनके ग्रोथ में हेल्पफुल होगा, अच्छे यहाँ पे इसके आउटकम्स होंगे। तो यूजीसी ये बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, पर इसको इम्प्लीमेंट करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाना है इस ऑनलाइन मोड को शुरू करने के लिए वो बहुत बड़े स्केल पे है, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पे जो इस आर्टिकल के राइटर हैं वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना होगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है और जो इंटरनेट का जो एक्सेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस इंस्टीट्यूशन को मिल पाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस इनिशिएटिव को वहाँ पे स्टार्ट ही नहीं किया जा सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनके लिए भी एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो टीचर एंड स्टूडेंट का रेशो है, अभी हम देखो फ़िलहाल देखो स्कूल्स में आप चले जाओ तो हम देखेंगे एक टीचर्स बहुत सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा रहा है। तो इस रेशो को भी कम करना होगा अगर हम इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करना चाहते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और इससे फिर क्या होगा, हमें बहुत सारे टीचर्स को रिक्रूट करना होगा, अपॉइंटमेंट बहुत सारे टीचर्स की करनी होगी, जिससे कि इस प्रोग्राम को इफ़ेक्टिव वे में चलाया जा सके। और हमारे जो करिकुलम है उसको भी डिसेंट्रलाइज्ड वे में हमें वापस से लाना पड़ेगा, डिज़ाइन ऐसा करना पड़ेगा कि ये टॉप डाउन ना वर्क करके बॉटम अप अप्रोच के थ्रू काम करे। ठीक है, यानी जो पॉलिसीज़ हैं वो नीचे बनाई जाए और उसके बाद इसको ऊपर ले जाके देखो मेनली बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है कि लोकल लेवल पे पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, और इसके अगेंस्ट अगर हम ये करते हैं कि सेंट्रल लेवल पे पॉलिसी बना दें और उसको पूरे स्टेट में इम्प्लीमेंट करें, तो हम वहाँ की जो लोकल कंडीशंस हैं, वहाँ पे क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, उस पर हम फोकस नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है यहाँ पे जो अप्रोच अपनाई जानी चाहिए वो बॉटम अप अप्रोच अपनाई जानी चाहिए, जिससे कि लोकल कंडीशंस का ख्याल रख के फिर वहाँ के अकॉर्डिंग वहाँ पे पॉलिसीज़ बनाई जा सकें। और यहाँ पे जो पॉलिसी एजुकेशन रिलेटेड जो भी पॉलिसी मेकिंग है उसका काम स्टेट्स को सौंप देना चाहिए, जिससे कि वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वहाँ पे क्या कमियाँ हैं, क्या किस चीज़ को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ये स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छे से जानती हैं बजाय इसके सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करे। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि बेटर होगा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, टीचर्स को ट्रेन करें, ज़्यादा टीचर्स को रिक्रूट करें, जो टीचर स्टूडेंट का रेशो है उसको कम करने की कोशिश करें, और जो पॉलिसीज़ हैं वो सेंट्रल लेवल पे, लोकल लेवल पे बनाए, सेंट्रल लेवल पे ना बनाकर लोकल लेवल या स्टेट लेवल पे बनाई जा सके, जिससे कि ये जो पॉलिसीज़ हैं वो इफ़ेक्टिव हो सकें और ये प्रैक्टिकल पॉलिसीज़ हों।
तो देखते हैं हमारा अब नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि आज का लास्ट आर्टिकल है, वो है द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अ यूनिफाइंग इफेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द टर्म सेंटर इज एब्सेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट वांट टू सेंट्रलाइज पावर। अब देखो फिलहाल बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या अक्सर ये कहा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको यूनियन गवर्नमेंट ना कह के हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। लेकिन अगर इसके हम सोर्स देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कहीं पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट का मेंशन नहीं मिलता है। तो फिलहाल ये कंटेक्स्ट अभी हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये चीज़ अभी क्यों सामने आई है, क्योंकि तमिलनाडु के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ना कहकर हम इसको यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा रिप्लेस करेंगे। यानी जहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता था, अब उन सभी जगह पे यूज़ किया जाएगा यूनियन गवर्नमेंट। अब इसके पीछे क्या रीज़न है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सेंटर है और जो स्टेट्स है उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, मतलब सेंटर और स्टेट के इक्वल नहीं है। सेंटर एक यूनिट है और उसके नीचे सारे काम करने वाले हैं स्टेट्स, उसके सबऑर्डिनेट्स हैं। अब देखो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, उसमें आर्टिकल 1 है जो कहता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है और इंडिया या भारत कह के इसको पुकारा गया है। और यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी, मतलब जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, स्केड्यूल्स हैं, कहीं पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट जैसी कोई टर्म मेंशन नहीं है। जो यहाँ पे कहा गया है वो यूनियन या फिर स्टेट के द्वारा ही यहाँ पे कहा गया है। तो देखो यहाँ पे राइटर कहते हैं व्हाट वी हैव आर द यूनियन एंड द स्टेट्स विद द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन वेल्टेड बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ पे या तो हमारे पास यूनियन है या तो स्टेट है, सेंटर नहीं है, ठीक है। और यूनियन कैसे बनता है, स्टेट्स साथ में आते हैं और उनके द्वारा यूनियन बनता है। और यहाँ का जो एग्जीक्यूटिव हेड है या जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किस में वेस्टेड है, तो वो है प्रेसिडेंट में। और प्रेसिडेंट एक्ट करता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके एड एंड एडवाइस पे काम करता है। यानी यहाँ पे प्रेसिडेंट भी इंडिपेंडेंट नहीं है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, उसे वही करना पड़ेगा जो कि एडवाइस उसे मिलेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो हेड होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। इसलिए हम कहते हैं कि जो मेन पावर होती है, रियल पावर होती है, वो प्राइम मिनिस्टर के हाथों में होती है। अब यहाँ पे देखो ये कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने हम एक कॉन्स्टिट्यूशन का एम एंड ऑब्जेक्टिव था, जब असेंबली में ये चीज़ें डिस्कस हो रही थी तो इन्होंने सामने रखा था एम्स एंड ऑब्जेक्टिव का रेजोल्यूशन। और उसमें ये कहा गया था कि इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ टेरिटरीज विलिंग टू ज्वाइन द इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। यानी कि देखो इंडिपेंडेंट के टाइम पे बहुत सारे हमने देखा कि कुछ रीज़न ऐसा था जो कि अंग्रेज़ों के अंदर था, और उसके अलावा कुछ और भी अलग अलग प्रोविंसेस थे, अलग अलग स्टेट्स थे जो कि राजा और रजवाड़े थे उनके अंदर था। अलग अलग वहाँ पे जो किंग्स थे, किंगडम्स थे वहाँ पे थे। तो ये कहा गया कि जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, और किन स्टेट्स का यूनियन होगा, जो विलिंगली इस को ज्वाइन करना चाहेंगे। और फिर हमने देखा कि धीरे धीरे बहुत सारे प्रोविंसेस ने अपने आप को इंडिया में ज्वाइन कर लिया, और धीरे धीरे जो हमारी फ़िलहाल की जो कंट्री है वो बनी है। अब वो कैसे बनी है, क्या हुआ है, कहाँ पे किस तरीके से किस चीज़ स्टेट को इंडिया में मिलाया गया है, तो एक बहुत बड़ा इशू है। उसको हम कभी और डिस्कस करेंगे किसी और टॉपिक के साथ, जब वो उस तरीके का टॉपिक डिस्कस होगा। बट यहाँ हम देखते हैं कि फाइनली अलग अलग स्टेट्स इंडिया में शामिल हो गए और पूरा एक कंट्री इंडिया बनी। अब यहाँ पे देखो एक और प्लान की बात की जा रही है जो कि है ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ऑफ 1946। और इसमें ये कहा जा रहा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी जो यूनियन गवर्नमेंट होगी उसको लिमिटेड पावर दी जाएंगी, और जो प्रोविंसेस हैं जिसको हम स्टेट्स कहते हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर होगी। यानी यहाँ पे एक वीक यूनियन, और मतलब जो सेंटर है वो वीक होगा और स्टेट्स हैं वो काफ़ी पावरफुल होंगे। इस तरीके का कुछ मॉडल बनाने की बात की जा रही थी इंडिया को। ये था ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। पर फिर 1947 में हमने देखा कि पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन के बाद जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वहाँ पे फिर ये बात हुई कि अगर हम ऐसा करते हैं कि जो स्टेट्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं और सेंट्रल कमज़ोर है, तो ऐसे में जो अभी पार्टीशन हुआ है इस तरीके से हो सकता है फर्दर भी कुछ इस तरह की डिमांड्स आएँ और इंडिया बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाए। तो इसके बाद इन चीज़ों को देखते हुए, उन हालातों को देखते हुए ये डिसाइड किया गया कि जो सेंटर है उसको पावरफुल बनाया जाएगा और स्टेट्स भी पावरफुल ही होंगे। स्टेट्स के पास भी एक इंडिपेंडेंट यहाँ पे अपने राइट्स होंगे, अधिकार होंगे, पर
ऐसा नहीं होगा कि यूनियन को बहुत कमज़ोर बना दिया जाए, स्टेट्स बहुत पावरफुल हों और जब चाहें वो अलग हो जाएं इंडिया से। तो इंडिया को तोड़ने से बचाने के लिए, उन सिचुएशंस को टैकल करने के लिए ये कोशिश की गई कि जो सेंटर है उसको भी पावरफुल दर्जा दिया जा सके। और फाइनली ये कहा गया कि इंडिया जो है वो एक फेडरेशन है और ये अलग अलग स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है जैसे यूएस में क्या हुआ है कि अलग अलग स्टेट्स थे, वो साथ में आए, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया और फाइनली यूएसए बना। पर इंडिया में ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्टेट्स ने एग्रीमेंट करके वो साथ में आए हैं। इंडिया एक फेडरल कंट्री है और ये अलग अलग स्टेट्स के कॉम्बिनेशन से या अग्रीमेंट से नहीं बना है। अब क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स ने अग्रीमेंट नहीं शो किया है, तो इसीलिए अलग अलग स्टेट्स को इस कंट्री से अलग होने का भी यहाँ पे कोई भी राइट नहीं है। यानी कि ना उन्होंने कोई अग्रीमेंट शो किया था ऐसा कि हम साथ में मिलकर एक कंट्री इंडिया बनाते हैं, ना ही उनके पास ये अधिकार है कि वो इस कंट्री से अलग होने का कोई भी यहाँ पे पावर रखते हो। तो ऐसे में देखो, अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी ये क्लियर कर दिया था कि जो यूनियन है, द यूनियन इज़ नॉट अ लीग ऑफ स्टेट्स यूनाइटेड इन अ लूज रिलेशनशिप, नॉट द स्टेट्स द एजेंसीज ऑफ द यूनियन। यानी यहाँ पे जो यूनियन है वो बहुत कमज़ोर नहीं है, वो स्टेट्स के द्वारा बनाया नहीं गया है, और ना ही यहाँ पे जो स्टेट हैं वो एजेंसीज़ हैं यूनियन की। यानी कि स्टेट्स कमज़ोर नहीं हैं जो यूनियन के अंदर काम करते हैं, और ना ही स्टेट्स की जो पावर है वो यूनियन के द्वारा उन्हें दी जाती है। दोनों की पावर, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे जो पावर है या स्टेट लेवल पे पावर है, वो उन्हें, उसका जो सोर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है। यानी जो क्रिएशन है यूनियन एंड स्टेट का वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया गया है, और जो पावर वेस्टेड है सेंटर में और स्टेट में वो भी किसके द्वारा दी गई हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई हैं। तो यहाँ पे बॉस एंड सबऑर्डिनेट का रिलेशन नहीं है हमारी यूनियन गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। और जब हम टर्म यूज़ करते हैं यूनियन गवर्नमेंट, तो उससे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट ये होता है कि यहाँ पे स्टेट्स एंड जो सेंटर है उनके बीच में रिलेशन बॉस एंड सबऑर्डिनेट का है। तो इसलिए जब हम देखते ही हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इसका मेंशन नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना कह के उसको यूनियन गवर्नमेंट कहा जाना चाहिए, और ये ट्रू नेचर दिखाता है हमारे इंडिया के फेडरलिज्म को। अब देखो, यहाँ पे ये भी कहा गया है कि सेंटर और सेंट्रल गवर्नमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज दे इंटेंडेड टू कीप अवे द टेंडेंसी ऑफ सेंट्रलाइजिंग ऑफ पावर्स इन वन यूनिट। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो भी बहुत कॉशियस थे कि वो ऐसे किसी टर्म को यूज़ ना करें जो कि ये दिखाता हो कि जो सेंट्रल है वो बहुत पावरफुल है और जो यहाँ पे करता धरता है वो सेंटर ही है, और स्टेट्स बस उसकी दया पर निर्भर करते हैं। तो ये कोशिश पूरी तरीके से की गई थी और ये इंश्योर किया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अलग पावर हो, स्टेट गवर्नमेंट की एक अलग पावर हो, और दोनों पैरेलली इस कंट्री को चलाएं फेडरल तरीके से। और ये टर्म सेंट्रल गवर्नमेंट ना यूज़ करके यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो पावर है स्टेट्स की वो इंडिपेंडेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दी गई है स्टेट्स को। तो ये पूरा आर्टिकल था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आज का ये जो एडिटोरियल है थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि काफ़ी सारे आर्टिकल्स थे यहाँ पे और सारे इंपॉर्टेंट थे जिसको डिस्कस करना ज़रूरी था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।